हाँ, तो देखो राजस्थान बोर्ड की 2026 की जो एग्जाम्स होने जा रहे हैं, परीक्षाएं होने जा रही है, उसके लिए पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की हमारी जो ये सीरीज चल रही है, उसमें आज भी मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारी जो सबसे पहले हमने 20 टॉप मोस्ट जो प्रश्न उत्तर तैयार किए थे, उसमें से हमने कल 10 प्रश्न किए थे और सेकंड राउंड इसका जो आज पार्ट 2 है, इसमें हम प्रश्न संख्या नेक्स्ट करेंगे। तो देखो आज का हमारा अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति में आए परिवर्तन समझाइए। अब देखो, रटना नहीं है, चीजों को रटोगे तो बहुत सारी चीजें आप दिमाग में नहीं रख पाओगे। समझिएगा चीज क्या है कि शीत युद्ध की समाप्ति, तो याद है 1991 के बाद की स्थिति है ना, के बाद विश्व राजनीति में आए परिवर्तन। तो अब आपके दिमाग में बिल्कुल आंसर आ गया है, सबके दिमाग में, क्योंकि आपने साल भर चीजें पढ़ी है तो क्लियर आंसर है। इतना सा समझना है प्रश्न को, क्योंकि हड़बड़ाहट करोगे तो प्रश्न समझ में नहीं आएगा। अब इतना समझा तो स्पष्ट रूप से आपके सामने दिमाग में चीजें हैं, कैसे लिखना है वो मैं तरीका बता रहा हूं, बाकी याद सबको है। लिखने का तरीका अगर आपको आ गया तो आप टॉपर बन जाओगे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हुआ। हो गया ना, पहले ही हमने प्रश्न पढ़ते ही मेन हेडिंग जो मेन पॉइंट था वो हमारे दिमाग में टिक कर गया था। अब शीत युद्ध हो गया समाप्त। इससे क्या हुआ, जिससे विश्व राजनीति में निम्नलिखित बड़े परिवर्तन हुए। तो परिवर्तन एक, पहला और मुख्य परिवर्तन क्या हुआ था, एक ध्रुवीय विश्व का उदय। जब सोवियत का विघटन हो गया तो जो दो ध्रुवीय विश्व था उसका एक ध्रुव तो समाप्त हो गया, अब पीछे एक ही ध्रुव बचा। तो हम लिखेंगे कि अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बन गया, जिससे अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हो गई। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे शक्ति के नए केंद्रों का उदय। अब एक्चुअली क्या होता है कि कोई न कोई पावर सेंटर होना जरूरी है, और जब पावर सेंटर नहीं रहता तो वहां पर नए पावर सेंटर उभरते हैं। तो यही उस समय हुआ था कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, रिक्त स्थान हुआ, जगह खाली हुई, तो बहुत सारे क्षेत्रीय संगठनों का उदय हुआ, क्योंकि सभी राष्ट्रों ने समझ लिया कि भाई अगर हम शक्तिशाली नहीं रहे तो विश्व जो है वो एक प्रकार से हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी संसार में, अमेरिका से टक्कर लेना। तो फिर बहुत सारे जो एक लोकल जो संगठन थे वो उत्पन्न हुए, जिसमें जैसे यूरोपीय संगठन है, आसियान है और चीन जैसी आर्थिक महाशक्तियां उभर करके सामने आई। इसके बाद आप लिखेंगे तीसरा, इसका जो पॉइंट आपको लिखना है वो लिखना है विचारधारात्मक अंत। अब क्या हुआ कि समाजवाद बनाम पूंजीवाद की जो लड़ाई चल रही थी वो खत्म हो गई और उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद प्रमुख विचारधारा बन गई। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका, विश्व बैंक, IMF और संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई, लेकिन उन पर पश्चिमी देशों का प्रभाव बढ़ गया और नए देशों का उदय। सोवियत संघ से अलग होकर के कई नए देश बने, जैसे तकरीबन 15 राष्ट्र बने थे, है ना, जैसे यूक्रेन, कजाकिस्तान, जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने लगे थे। तो ये जो है वो परिणाम हुआ था शीत युद्ध की समाप्ति का और दो ध्रुवीय विश्व के अंत का। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला है दूसरा प्रश्न कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की चुनौतियां लिखिए। अब अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की क्या क्या परेशानियां हैं, हम सभी जानते हैं कि दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका आदि जो देश हैं, यहां पर लोकतंत्र है और कुछ देशों में लोकतंत्र के साथ साथ जो है वो राजतंत्र भी रहा है, अभी भी चल रहा है संवैधानिक राजतंत्र। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे सैनिक तानाशाह। तो इनके मार्ग में बहुत बड़ी समस्या है, उसमें से सबसे पहली समस्या जो है वो है सेना का हस्तक्षेप। फिलहाल हम अगर उदाहरण देखें, लेटेस्ट उदाहरण हमारे सामने वो है बांग्लादेश का, और पाकिस्तान का तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में बार बार सैन्य तख्तापलट ने लोकतंत्र को कमजोर किया है। ठीक है, अब देखो और क्या समस्या है दक्षिण एशिया के सामने, और समस्या क्या है, जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष। हमने श्रीलंका का उदाहरण इसमें ले सकते हैं। श्रीलंका में जातीय संघर्ष और भारत पाकिस्तान में धार्मिक तनाव लोकतंत्र की स्थिरता को प्रभावित करते हैं। अब आप थोड़ा सा इसके
इसका जो मैप है इसको समझिएगा, है ना। मैप को अगर हम समझते हैं तो ये जो दक्षिण एशिया के जो राष्ट्र यहाँ पे बहुत सारे आप दिए हुए हैं, इनको अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगा, सारी चीजें आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, वंशवाद और भ्रष्टाचार। अब यहाँ पे साथ साथ में क्या होता है कि राजनीतिक दलों में परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने आम जनता का विश्वास कम किया है। गरीबी और अशिक्षा, क्षेत्र की विशाल जनसंख्या गरीबी अशिक्षा से जूझ रही है, जिससे जागरूक मतदाता प्रभावित होता है। और आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद ने सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। विशेष करके भारत के लिए तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा है, शुरू से बहुत बड़ी परेशानी रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारा, सारे के सारे परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, ध्यान देना। ये परीक्षा में आ चुके हैं और अब की परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए तैयार करके लाया हूं। प्रश्न तीसरा है, पर्यावरणीय चिंताओं ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया। सीधा प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेगा, ध्यान देना। तो करना क्या है, पहली बात हो रही है पर्यावरणीय चिंताएं, तो पर्यावरण से संबंधित चिंताएं कौन कौन सी है। इन्होंने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को बहुत प्रभावित किया है। कैसे प्रभावित किया है, तो आप लिखेंगे 1990 के दशक के बाद पर्यावरण एक वैश्विक मुद्दा बन गया, और उसके बाद जो है कई सारे सम्मेलन हुए और बहुत सारी चीजें जो है वो उसके बाद हुई थी। तो पर्यावरणीय चिंताओं में पहली बात तो हम करेंगे वैश्विक ताप वृद्धि, जो ग्लोबल वार्मिंग है, विश्व का जो तापक्रम बढ़ रहा है। ओजोन परत में छेद और बढ़ते तापमान ने सभी देशों को एकजुट होने पर मजबूर किया। अब इसमें होता क्या है कि जैसे देखो, ये हमारा जो विश्व है, ये ना वर्ल्ड है, दुनिया है, संसार है, तो यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर लेयर्स हैं अलग अलग। तो जो ओजोन लेयर है, इस ओजोन लेयर पतली हो गई है। पतली होने का कारण है विभिन्न जो विनाशकारी गैसें हैं, उससे इसकी लेयर पतली हो गई है, और इससे जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरण है वो सीधे पृथ्वी पर आ जाती है। ठीक है, पृथ्वी पर आ तो जाती है, लेकिन आने के बाद वापस जो है वो ऊपर नहीं जा पाती, तो इसलिए पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसके बाद जैसे इसको लेकर के क्योटो प्रोटोकॉल हुए, पेरिस समझौता हुआ, फिर है संसाधन भू राजनीति। स्वच्छ जल और पेट्रोलियम जैसे संसाधनों की कमी के कारण देशों के बीच में तनाव बढ़ा है, जल युद्ध की संभावना बढ़ रही है। साझी संपदा की सुरक्षा, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष जैसी वैश्विक साझी संपदा को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए, और मूलवासियों के अधिकार, वनों की कटाई और बांधों के निर्माण से विस्थापित होने वाले मूलवासियों के अधिकारों की आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठी। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखो, भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता की वर्तमान प्रासंगिकता लिखिए। वर्तमान प्रासंगिकता से जोड़ करके इस प्रश्न को इंपोर्टेंट बना दिया गया है। ये परीक्षा में पूछा जाने वाला और सीधा सीधा आपके पेपर में छपने वाला प्रश्न है। तो समझिए कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी गुट निरपेक्ष भारत के लिए आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। क्यों? स्वतंत्र विदेश नीति यह भारत को किसी भी महाशक्ति जैसे अमेरिका या चीन के दबाव में आए बिना अपने फैसले लेने की आजादी देता है। सामरिक स्वायत्तता जिसे हम कह सकते हैं, इसका ताजा उदाहरण अभी हमारे सामने है कि भारत जो है वो अमेरिका के सामने नहीं झुका। 50% टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने, बट फिर भी जो है वो इंडिया अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए हुए है। विकासशील देशों की आवाज, भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के जरिए गरीब और विकासशील देशों जो ग्लोबल साउथ कहलाते हैं की समस्याओं को उठाता रहता है। नेक्स्ट है विश्व शांति। इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से भारत वर्तमान में चल रहे युद्धों जैसे रूस यूक्रेन में गुट निरपेक्ष रहकर शांति और कूटनीति की वकालत कर रहा है। भारत रूस को भी उतनी वरीयता देता है जितना कि यूक्रेन को। प्रधानमंत्री हमारे देश के रूस भी जाते हैं, यूक्रेन भी जाते हैं। तो एक प्रकार से बैलेंस बना करके भारत चल रहा है। यही हमारी गुट निरपेक्षता का सबसे एक पॉजिटिव पक्ष है, सबसे बड़ा। उसके बाद आप देखेंगे आर्थिक सहयोग। अब इसका फोकस राजनीति से बदलकर सदस्य देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर हो गया है। अब देखो, तो इस तरीके से अभी बहुत सारे और भी प्रश्न हैं जो हमारी ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। पॉलिटिकल साइंस की इस सीरीज के साथ साथ में
अगर आप लोग कहेंगे तो मैं हिस्ट्री, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, ज्योग्राफी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश की भी हम इस प्रकार की सीरीज शुरू करेंगे जहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का हम अभ्यास करेंगे। आप मुझे कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना कौन से सब्जेक्ट की इस प्रकार के इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चाहते हो, आप मॉडल पेपर्स चाहते हो, आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स चाहते हो। जो कहोगे, जैसा कहोगे, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो अभी इस क्लास में इतना ही। अगर पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।